क्या इमरान खान साहब का मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में चलने वाला है और इसका फैसला मरियम नवाज साहबा करेंगी या नहीं करेंगी, ये हम आपको आज के वीलॉग पे पूरी तफसील के साथ बताएंगे। और इमरान खान साहब जो ऑक्सफोर्ड के चांसलर का इलेक्शन लड़ रहे हैं, उसके अंदर कुछ नए ट्विस्ट आए हैं। ये ट्विस्ट क्या हैं, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और इमरान खान साहब का इल्ज़ाम है कि जनरल फैज़ हमीद साहब को मियां नवाज शरीफ ने उठवाया था और उनके हटते ही अफगानिस्तान का इशू जो है वो पाकिस्तान के गले पड़ गया और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी पड़ गई। क्या ये बात दुरुस्त है या गलत है, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और 8 सितंबर को क्या इमरान खान साहब जलसा कर सकेंगे या नहीं कर पाएंगे, ये भी आपको इसी वीलॉग में बताया जाएगा। लेकिन वीलॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हमने एक महीने में अब 40,000 नए सब्सक्राइबर्स में इजाफा करना है। मुझे उम्मीद है कि ये हो जाएगा। और उसी तरह इस वीलॉग के आखिर में आज का एक मसला बयान किया जाएगा और आपके 2 सवालों का जवाब भी दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़ारूक अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, आज का ख़ास व्लॉग है। बहुत सारी खबरें और बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं। बाज़ दिन ऐसे आ जाते हैं कि आपको मुश्किल हो जाता है निकालना कि क्या आपको ना बताएं। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट खबर, क्या इमरान खान का मुस्तकबिल अब मरियम नवाज के हाथ में है? क्या मरियम नवाज की मर्जी से इमरान खान साहब मिलिट्री कोर्ट्स में जाएंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खड़ा हो गया। इसका जवाब देंगे आपको जावेद चौधरी साहब। अब एक नई सूरत सामने आई और आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कल सहाफ़ियों के साथ बात करते हुए ये कहा कि जो मिलिट्री कोर्ट में इमरान खान साहब का केस चलना है, इसका फ़ैसला हमने नहीं करना, यानी वफाकी गवर्नमेंट ने नहीं करना। इसका फ़ैसला पंजाब गवर्नमेंट ने करना है और वो पंजाब गवर्नमेंट जो है मरियम नवाज साहबा के पास है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो केसेस चल रहे हैं वो पंजाब के अंदर हैं और उसके अंदर पंजाब गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। कुछ केस हैं जो वफाक के हैं, जो FIA देख रहा है या नैब देख रही है। लेकिन अब जो वाक़यात हुए 9 मई के, उनके तमाम मुकदमात जो हैं वो पंजाब के अंदर ज़्यादा रजिस्टर्ड हैं क्योंकि पंजाब के अंदर ज़्यादा कार्रवाई हुई हैं। और उसमें कई जगहों पे ऐसा है कि गवर्नमेंट खुद इन्वॉल्व है, वो बाकायदा मुद्दई है सारे मामलात में। तो अब जो इमरान खान साहब के ऊपर जो 9 मई के केसेस बचे हैं वो मैक्सिमम पंजाब के हैं। लिहाजा अब अगर फ़र्ज़ करें उनका केस मिलिट्री कोर्ट में चलना है तो अफवाज पाकिस्तान ने वफाकी हुकूमत को लिखना है। वफाकी हुकूमत ने वजारत दिफा के ज़रिए सारा इशू करके उसको पंजाब गवर्नमेंट के हवाले कर देना है। तो वो जो बार बार इमरान खान साहब मरियम नवाज साहिबा का नाम लेते होते थे और उनका मुंह चढ़ाते थे और उनके बारे में अजीबोगरीब बातें करते थे, तो मेरा ख्याल है उसका इंतकाम लेने के लिए गवर्नमेंट ने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का फ़ैसला किया है कि इमरान खान साहब की पूरी फ़ाइल बन के मरियम नवाज साहिबा के पास जाए। और अब अगर इमरान खान साहब ने या उनकी पार्टी ने या उनके वकला ने को अपील करनी है उसके ख़िलाफ़, तो उन्हें मरियम नवाज साहिबा को एड्रेस करना पड़ेगा और फिर उनसे मदद मांगनी पड़ेगी कि जनाब आप ये ना करें। या किसी जगह अगर उन्हें अदालत में जाना है तो उन्होंने होम डिपार्टमेंट जो पंजाब का है उसको बुलाना है और उसके ख़िलाफ़ उन्होंने कोई चाराजोई करनी है या पटिशन करनी है। तो अब पंजाब जो है वो इमरान खान साहब से निपटेगा और ये मेरा ख्याल है गवर्नमेंट की एक बड़ी अच्छी और स्मार्ट किस्म की मूव है। तो अब जो कुछ भी करेगी मरियम नवाज साहिबा करेंगे और उनके दस्तखत से या उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हैं उनके सिग्नेचर से ये फैसला होगा। मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि अनकरीब हो जाएगा। सितंबर का महीना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस महीने के अंदर ही ये कार्रवाई स्टार्ट हो जाएगी इमरान खान साहब के खिलाफ। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि कल जो इमरान खान साहब ने कहा ना कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के जाते ही ये गवर्नमेंट चली जाएगी, तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के जाने से पहले ही इमरान खान साहब का जो केस है वो फौजी अदालतों में चलना शुरू हो जाएगा, ताकि अगर नई कोई क़यादत आए भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तो वो कुछ कर ना सके। और उससे पहले हो सकता है कोई कानून के अंदर ऐसी अमेंडमेंट भी हो जाए कि अगर किसी शख्स का, किसी सिविलियन का केस अगर वो चलता है मिलिट्री कोर्ट में, तो जब तक उसे सज़ा नहीं होती उसके ख़िलाफ़ कोई अदालत जो है अपील नहीं कर सकती या कोई अदालत उसमें इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। तो अगर इस किस्म का कोई कानून बन गया और साथ ही इमरान खान साहब का केस जो है मिलिट्री कोर्ट में चला गया, मरियम नवाज साहबा ने उसकी इजाज़त दे दी, तो सूरत बदल जाए। ठीक है चौधरी साहब, आपने जिक्र कर दिया, इस टॉपिक को हमने वैसे भी डिस्कस करना था। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के जाते ही क्या वाकई ही गवर्नमेंट गिर जाएगी? ये खतरा मेरा ख्याल है ये गलत फहमी है इमरान खान साहब को, और वो बार बार ये बात करके जो नए चीफ जस्टिस होंगे, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, उनकी पोजीशन को कंप्रोमाइज़ कर रहा है। क्योंकि जब वो ये जिक्र करते हैं ना कि यूँ ही काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जाएंगे तो इसका मतलब है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आएंगे, तो फिर ये फौरी तौर पे एक अदालती कमीशन बन जाएगा और वो फिर कुछ हल्के हैं उनको खोलेगा
और जब वो खोलेगा तो उसके बाद ये गवर्नमेंट चली जाएगी। तो ये इमरान खान साहब, मेरा ख्याल उनकी पॉलिसी गलत है। अगर उन्होंने ये काम करवाना भी था या उनकी तमन्ना थी कि ये काम हो जाए, तो उन्हें इस पे खामोश रहना चाहिए था। वो जो बार-बार बात कर रहे हैं, अब उससे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की पोजीशन जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ये इंप्रेशन दे रही है कि हमारा चीफ जस्टिस आ रहा है। ठीक। तो जब किसी पार्टी के बिहाफ पे ये कहा जा रहा हो कि हमारा चीफ जस्टिस आ रहा है और आके इन सब के छक्के छुड़ा देगा, तो उसका फिर क्या मतलब होगा? उसका मतलब यही होगा कि जो नया चीफ जस्टिस होगा, फिर उसकी पोजीशन जो है या उसकी गैर जानबदारी उसके ऊपर हरफ आएगा। ठीक है। तो मेरा नहीं ख्याल कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब अपनी पोजीशन को ख़राब होता हुआ देखना चाहेंगे। ठीक। और इससे इमरान खान साहब के लिए ये नेगेटिव इंप्रेशन जा रहा है, और मसाइल क्योंकि वो बेसिकली तो एक इंप्रेशन दे रहे हैं अपनी पार्टी को बचाने के लिए, अवाम को मुतमईन रखने के लिए, या अपना एक रोशन मुस्तकबिल लोगों के सामने रखने के लिए। लेकिन इनका तरीक़ाकार गलत है, और वो उसी तरह गलत है जिस तरह उनके बाकी तरीक़ाकार गलत थे पूरी ज़िंदगी में, और इस किस्म के वो गलत फ़ैसले करते। जैसे उन्होंने कहा कि एम्पायर की उंगली खड़ी होने वाली, तो उस वक्त किसकी पोजीशन ख़राब हुई थी? जनरल राहील शरीफ साहब की पोजीशन ख़राब हुई थी, क्योंकि बार बार इमरान खान साहब कह रहे थे, और जब वो कह रहे थे तो दूसरे मुखालफिन ये कह रहे थे देखें जी ये फ़ौज के साथ मिले हुए हैं और ये सारा प्रोजेक्ट इनका है। तो उसके बाद क्या हुआ कि एम्पायर ने उंगली खड़ी नहीं की, क्योंकि उसे पता था कि इमरान खान साहब मेरा इतना जिक्र कर चुके हैं कि मैंने अगर वाकई उंगली खड़ी कर दी तो ये तो मेरे गले पड़ जाएगा सारा मामला। ठीक। तो इमरान खान साहब ने उस वक्त भी ये स्ट्रेटजी इस्तेमाल की और उसका उनको नुकसान हुआ। फिर उन्होंने एक चीफ जस्टिस साहब थे नासरुल मुल्क साहब, उनके बारे में उन्होंने कह दिया था कि अगर उनकी सरबराही में ये कोई बने कमीशन तो हमें कबूल होगा, और उन्होंने उनकी पोजीशन कंप्रोमाइज़ कर दी थी। फिर जब वो चीफ जस्टिस बने तो वो कुछ रिलीफ इमरान खान साहब को नहीं दे सके। तो ये जो पहले बोलना शुरू कर देते हैं, पहले ढोल पीटना शुरू कर देते हैं, इसका इन्हें हमेशा नुकसान हुआ है। ठीक। तो अब उन्होंने ऑकवर्ड पोजीशन कर दी है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के लिए। ठीक है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब की ये तमन्ना पूरी हो सकेगी, क्योंकि अगर कमीशन बन गया उसके बाद और ये गवर्नमेंट चली गई, तो फिर गवर्नमेंट ये कह सकेगी, ये लोग कह सकेंगे कि देखें जी इमरान खान साहब के साथ चीफ जस्टिस मिले हुए थे और इमरान खान साहब पहले से कह रहे थे, तो किसकी पोजीशन ख़राब होगी फिर ये? ठीक है। अब चलते हैं नाजरीन अपने अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है जी हमारा जनरल फैज़ हमीद साहब के हवाले से इमरान खान साहब ने इल्ज़ाम लगाया कि नवाज शरीफ साहब के कहने पे जनरल फैज़ हमीद को हटाया गया था, और उनके हटाने के बाद जो अफगानिस्तान के हालात ख़राब हुए उसका मुद्दा भी उन्होंने उनके हटाए जाने पे डाल दिया। लेकिन ये पूरा मुद्दा किस पे डाला गया? वो नवाज शरीफ पे कि उनके कहने पे वो हटे थे। अब क्वेश्चन ये है, क्या ये बात ठीक है सर? नहीं, ये 2021 में जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स पैदा हुए थे जनरल फैज़ हमीद साहब और इमरान खान साहब की जो दोस्ती की वजह से, और ऐसे महसूस होता था कि ये दोनों ने दरमियान से अफवाज पाकिस्तान को निकाल दी है, जो इनकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है जिन्होंने इनको ये पावर दी थी, और इन्होंने अपने तौर पे मामलात को सेटल कर लिया है, पूरे इदारे को बाईपास कर दिया गया है। तो उसमें क्योंकि बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट थी उस वक्त अफवाज पाकिस्तान में, और जो इनसे सीनियर जनरल्स थे या दूसरे जनरल्स थे उन्होंने बाकायदा एतराज़ करना शुरू कर दिया था। और एक बार जनरल बाजवा साहब ने इमरान खान साहब से कहा कि जनाब ये आपको गलत फहमी है कि पूरी फ़ौज के अंदर सिर्फ यही जनरल हैं फैज़ हमीद साहब जो बड़े इफेक्टिव हैं, जो बड़े कारआमद हैं, जो गवर्नमेंट के लिए, स्टेट के लिए, मुल्क के लिए बहुत काम कर सकते हैं। ये आपको गलत फहमी है। दूसरों को आपने ट्राई नहीं की कभी, आप कभी ट्राई तो करके देखें। ऐसा ऐसा यहाँ पे हीरा बैठा हुआ है और ऐसा ऐसा एक्सपीरियंस आदमी बैठा हुआ है कि वो आपको हैरान कर देगा, क्योंकि वो लोग जो हैं इनसे ज़्यादा काम कर रहे हैं। और ये जो जनरल फैज़ हमीद साहब हैं ये शो बॉय के तौर पे काम करते हैं। ये इनकी इतनी कारकर्दगी है नहीं जितनी आपको नज़र आ रही है। तो आप दूसरों पे क्यों नहीं ट्रस्ट करते? ये जनरल बाजवा साहब ने इमरान खान साहब को कहा था, लेकिन इमरान खान साहब ने उस वक्त एग्री नहीं किया था इनसे। तो वो उससे दूसरे जनरल्स ने एतराज़ करना शुरू कर दिया था, और बल्कि जनरल बाजवा साहब ने यह भी कहा इमरान खान को कि इससे जो पूरा इदारा है वो हसद में मुब्तला हो जाएगा इस बंदे के, और इसका कैरियर ख़राब हो जाएगा, या ये उनके लिए मसाइल पैदा कर देगा। तो ये अदारे के अंदर आप बहुत बड़ा रखना डाल रहे हैं। और इस पे मियां नवाज शरीफ का कोई अमल दखल नहीं था, क्योंकि उस वक्त मियां नवाज शरीफ के साथ कोई बहुत अच्छे ताल्लुकात जनरल बाजवा साहब के नहीं थे। जब ये 2021 में फैसला हुआ था, मार्च 2021 में, कि अब हमने इससे गवर्नमेंट से अलग होना है, और जनरल फैज़ हमीद के इख्तियारात आर्मी चीफ ने कम कर दिए थे, और उनको पाबंद कर दिया था कि कोई भी आप पॉलिटिकल इंटरवेंशन होगी तो आप प्राइम मिनिस्टर की बात पे अमल नहीं करेंगे, पहले आप हमें एतमाद में लेंगे, हमें आप बताएंगे कि ये हम करने लगे हैं। अब ये जो ऑटो पे चल रहा है सिस्टम ये नहीं चलेगा। तो जनरल फैज़ हमीद को ये बताएगा। जनरल फैज़ हमीद साहब पीछे हट गए थे, और उसके उनके हटने की सबसे जो बड़ी वजह थी या जो बहुत बड़ा एविडेंस था वो हफीज़ शेख साहब का सेनेट का इलेक्शन था, और उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ने जनरल फैज़ हमीद को कहा कि आपने इसको जितवाना है। तो जनरल फैज़ हमीद साहब ने कहा जी मैं आपको सोच के बताऊंगा। और उसके बाद जनरल फैज़ हमीद साहब ने जनरल बाजवा साहब से जाके कहा था कि मुझे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हम ये काम ना करें, ताकि गवर्नमेंट को पता चले कि
ये इतना आसान काम नहीं होता कि हर बार आप कह देते हैं तो सेनेट के अंदर हो जाता है। उसमें आप देख लें, वो हफीज़ शेख साहब हार गए थे जबकि वो सिटिंग मिनिस्टर थे, उस वक्त वज़ीर ख़जाना थे। और उसके बाद इमरान खान साहब को एतमाद का वोट लेना पड़ गया, और एतमाद का वोट जब उन्होंने ऐलान कर दिया तो उसके बाद जो आर्मी चीफ थे वो भी परेशान हो गए, जनरल फैज़ हमीद भी परेशान हो गए। उसकी वजह यह है कि अफ़गानिस्तान से अमेरिकन निकल रहे थे और उस वक्त पोजीशन बड़ी नाजुक थी। तो उसके बाद फिर जनरल बाजवा ने खान साहब से कहा कि ठीक है जी, आप फिर वोट लें, हम क्या कर सकते हैं। तो उसमें उन्होंने, इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप हमारी मदद करें। फिर वो 36 घंटे पूरी फौज जागती रही और ऐसा इंतज़ाम किया कि जाके एतमाद का वोट दिलवाया उनको। तो ये सारा जो मामला था ये 2021 में स्टार्ट हो गया था, और इसका उस वक्त मियां नवाज शरीफ के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। ये इमरान खान साहब का जो बहुत ज़्यादा बेस करना है या बहुत ज़्यादा बिलीव करना है जनरल फैज़ हमीद पे, ये उसकी वजह से हुआ था। अब जो इमरान खान साहब ये कह रहे हैं ना कि अफ़गानिस्तान के अंदर जनरल फैज़ हमीद साहब का बड़ा किरदार था, इसमें कोई शक नहीं कि जनरल फैज़ हमीद साहब ने जानबूझ के अफ़गानिस्तान के अंदर ऐसी इंस्टॉलेशन की थी कि वो ये एक इम्प्रेशन देना चाहते थे कि मैं जिस दिन गया ये मसाइल आपके लिए पैदा हो जाएंगे, लिहाजा मैं आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी हूँ। तो उन्होंने जानबूझ के इस किस्म की हैयत क्रिएट की वहाँ पे, इशू की कि मेरी ज़रूरत इनको रहे, क्योंकि उन्होंने अपने प्रॉपर ग्रुप्स वहाँ पे बनाए। फिर वो कुछ लोगों को जो टीटीपी के थे उनको पाकिस्तान में आगे सेटल करवा दिया उन्होंने, जो बाद में गले पड़ गए सबके, और वहाँ पे भी उनकी बड़ी, उन्होंने ठीक ठाक किस्म के को मामला सेटल किए। और उसका मकसद यही था कि मेरी ज़रूरत हर वक्त इनको रहे, इन सबको महसूस हो कि अगर मैं निकला तो ये सारा इनके गले पड़ जाएगा। और वो जनरल फैज़ हमीद साहब ने जानबूझ के किया था, और वो हुआ कि जब उनको निकाला गया तो वाकई प्रॉब्लम्स बने। और वो प्रॉब्लम इसलिए नहीं बने कि कोई स्ट्रेटजी में फ़ॉल्ट था या जनरल फैज़ हमीद साहब को बहुत बड़ा ब्रेन था, उन्होंने जानबूझ के अपनी ज़रूरत रखने के लिए, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे एक कंडक्टर होता है ना बस के साथ, तो उसका काम ये होता है कि जब टायर पंक्चर हो जाए तो एक्सपर्ट होता है उस पंक्चर लगवाने का और वो व्हील लगाने का। तो वो सिर्फ अपनी ज़रूरत कायम रखने के लिए ना, या अपनी जॉब को इंश्योर करने के लिए वो हमेशा ही टायर कोई ना कोई ख़राब रखता है कि किसी न किसी जगह पे खड्डे में लगे, ठुस की आवाज़ आए, और उसके बाद बस के मुसाफिर भी और ड्राइवर भी परेशान हो जाए। फिर वो ऊपर चढ़े, ऊपर से जाके टायर लेके आए और उसके बाद टायर खोले, नया लगाए, ताकि उसकी जॉब की कोई जस्टिफिकेशन हो जाए। तो जनरल फैज़ हमीद साहब ने अपनी जस्टिफिकेशन क्रिएट की थी, और उसका फिर पाकिस्तान को नुकसान हुआ जो भी है। ठीक है, चलते हैं नाज़रीन अपनी अगली स्टोरी की तरफ। नेक्स्ट स्टोरी है हमारी खान साहब के हवाले से। खान साहब ने जी मान लिया है कि उनके सहूलतकार मौजूद थे जेल में। ये किस तरह से माना है, वो मानना चाह नहीं रहे थे, लेकिन उनके मुंह से कुछ ऐसा निकल गया जिससे कंफर्मेशन हो गई कि खान साहब के साथ पहले यहाँ बहुत कुछ ऐसा होता रहा जो खान साहब खुद चाहते थे, और अब वैसा कुछ भी नहीं हो रहा। ये क्या बात थी, ये क्या डिटेल है, ये पूरी आपको बता। अच्छा, एक ना हमारे साहबी दोस्त होते थे, बड़े बुजुर्ग आदमी थे पाकिस्तान में, और बड़े बदनाम थे, और उनके बारे में मशहूर था कि वो हर आदमी का स्कैंडल छाप देते हैं और लोगों के ख़िलाफ़ स्कैंडल्स प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन वो जिस शख्स की तारीफ़ करते थे ना, वो रह जाता था, वो समझता था लो जी मैं गया। और अब अक्सर ये होता था कि वो किसी बंदे को कहते यार तूने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे बारे में पॉजिटिव खबर हो, तो हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है कि अल्लाह का वास्ता है, मेरे बारे में कोई पॉजिटिव लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि मैंने को आपके साथ मुकमका किया हुआ है और मेरी इज़्ज़त कायम रहने दे। आपने अगर देना है तो मुझे गाली दें ताकि मेरी इज़्ज़त बचे। आपकी जो तारीफ़ है मेरे लिए ख़तरनाक हो जाएगी। इमरान खान साहब जो किसी के लिए तारीफ़ करते हैं ना, उसका तो बेड़ा गर्क हो जाता है मुकम्मल तौर पे। अब ये डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम जो है, उसका बेड़ा गर्क इमरान खान साहब ने किया है। वो हर बार कह देते हैं कि उसके साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है, देखिए उसकी बीवी रुल गई है, वो बड़ा अच्छा आदमी था, उसने क्योंकि मेरे बेटों से बात करवा दी थी, हैं वो ज़रा मुझे ठंडा पानी ला देता था, और या मेरा पैगाम जो था मेरी पार्टी को दे देता था। उन्होंने इतना कहा है कि वो मोहम्मद अकरम जो है ना, वो बाहर नहीं आ रहा है किसी जगह पे। तो खान साहब जो थे उनका एक नेटवर्क था, और वो बड़ी सहूलत में थे। 136 के करीब आर्टिकल छप के थे बाहर, और वो ज़ाहिर है कहाँ से इंटरव्यूज़ आ रहे थे, कहाँ से इंटरव्यूज़ जा रहे थे। फिर जनरल फैज़ हमीद साहब के साथ उन सब का राब्ता था, फिर पूरी पार्टी के साथ बुशरा बीबी का पैगाम इमरान खान साहब का पैगाम चौधरी परवेज़ इलाही साहब का पैगाम शाह महमूद कुरैशी, और वहाँ से पैगाम गौहर खान से रऊफ़ हसन से। ये बिल्कुल ऐसे हॉकी का मैच हो रहा था, एक से बाल निकल के दूसरे के बाद, दूसरे के बाद, तीसरे के बाद, और उसके बाद शां करके बाहर। और इंडिया के अंदर जो है वो जर्नलिस्टों के साथ रब्ता है, ब्रिटिश जर्नलिस्टों के साथ रब्ता है, अमेरिकन के साथ रब्ता है। तो वो पूरी एक गेम थी, और वो गेम और पूरा नेटवर्क जो था वो ज़ाहिर जेल के अंदर से चलाया जा रहा था। अब वो पकड़ा गया, जब पकड़ा गया तो उसके बाद ज़ाहिर चीज़ों को टाइट कर दिया गया, पता चल गया कि कहाँ कहाँ से हवा आ रही है, कहाँ कहाँ से पानी निकल रहा है।
तो उसको उन्होंने टाइट कर दिया। अब कल रात छापा पड़ा जेल के अंदर और सब पूरे वार्डन्स को देखा और आईजी खुद आए वहाँ पे और उन्होंने आके मामलात देखे सारे। अब जो नए लोग अपॉइंट किए गए वो बड़े सख्त लोग हैं और जिन जिन जेलों में रहे हैं उन्होंने वहाँ पे चीखें निकलवा दी हैं सारे। अब वो सारे लोग वहाँ पे लगा दिए गए। अब वो तो कुस्कनी नहीं दे रहे, हिलने नहीं दे रहे वहाँ से, और खान साहब से कह रहे हैं कि जी जो आपको मुतालबा करना है दूर से, बंदा आपके करीब नहीं आएगा, कान में सरगोशी किसी के नहीं करेंगे आप। तो वो जो कैमरे कुमरे लग गए हुए हैं तो वार्डन्स तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं, किसी के एसोसिएशन किसी के साथ वहाँ पे होने नहीं दी जा रही, तो उससे ज़ाहिर है फिर ज़्यादा इमरान खान साहब को तकलीफ़ हो रही है। तो वो खुद मान गए, उन्होंने कहा कि ये जो डिप्टी सुपीरियर है ये ठीक नहीं है, मेरे बेटों के साथ बात नहीं करवाता। जज साहब ने पूछा कि क्यों नहीं करवाते, उन्होंने कहा जी जब भी फ़ोन करते हैं ना तो इनके बेटे दस्तयाब ही नहीं होते फ़ोन पे। तो ये देखिए जवाब कितना मज़ेदार है। भाई पहले मैसेज कर लो यार उनके बेटों को कि जी आपका वालिद आपसे बात करना चाहता है, वो अगर ओके करें तो उसके बाद बात करवा दो। अगर यहाँ से मिस कॉल करेंगे आप पाकिस्तान से तो अगला तो डर ही जाएगा कि पता नहीं क्या हो रहा है पाकिस्तान में। और वो सारे ब्रिटिश बान बच्चे हैं, वो तो इन चीज़ों से बड़े घबराते हैं कि हमारा वालिद जेल के अंदर है, वहाँ से मैसेजेस आ रहे हैं, ये ना हमारे गले पड़ जाए कोई। तो वो तो ज़ाहिर है इमरान खान साहब को तकलीफ तो हो रही है। खान ना उनको ठंडा पानी देने वाला, ना उनकी मर्जी का खाना देने वाला, ना को उनकी सरगोशी सुनने वाला, ना उनके साथ दुख सुनने वाला, उनका ना अपने दुख सुनाने वाला, ना उनको ये बताने वाला कि हमारी तनख्वाहें कितनी कम है और कैसे गुजारा करते हैं हम, ठीक। ना ये बताने वाला है कि मेरी बीवी मेरे ऊपर बड़ा शक करती है तो इमरान खान साहब मुझे क्या करना चाहिए, और इमरान खान साहब उसे मशवरा दें कि बीवियों को कैसे खुश रखना होता है और ये होती ऐसी हैं वगैरह वगैरह। अब तो वो बंदे चले गए हैं सारे। ठीक है। उन्होंने कहा जी कि नए स्टाफ के आने के बाद मेरी मुलाकातें बहुत मुश्किल हो गई कि पुराना स्टाफ फैसिलिटेट कर रहा था तो फैसिलिटेट ही नहीं कर रहा, तो खुद ही मान गया खान साहब। हाँ जी, हाँ जी। अब चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ जी। ऑक्सफोर्ड का जो इलेक्शन होने जा रहा है, जो चांसलर का इलेक्शन इमरान खान साहब लड़ रहे हैं, इसके पीछे मोटिव क्या है? क्या जेल से निकालने में ये इन्हें कामयाब हो सकते हैं? अब कुछ ऐसा देखिए तो नहीं इसके चल अंदर रहा? दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि ये एक बड़ी स्मार्ट मूव है, और क्योंकि बाहर बहुत लोग हैं जो इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं, इंग्लैंड बाकायदा सपोर्ट कर रहा है, और जो इनकी हाई कमिश्नर है पाकिस्तान में ब्रिटिश, उनकी मियां नवाज शरीफ के साथ जो मुलाकात हुई तो उसमें दो बातें उन्होंने की। एक तो उन्होंने कहा कि इमरान खान के साथ थोड़ा सा नरमी का मुजाहरा करें। दूसरे जनरल फैज़ हमीद की उन्होंने कहा जी कि उनको फेयर ट्रायल मिलना चाहिए। अब जनरल फैज़ हमीद का इंग्लैंड के साथ क्या ताल्लुक है, रिटायर्ड जनरल है, और साथ इमरान खान साहब जो जेल के अंदर है, अब बरतानिया को उसकी एडवोकेसी करने की क्या ज़रूरत है। ये एक इम्प्रेशन है, पता नहीं दुरुस्त है या गलत है। वो ये कहते हैं कि गोल्ड स्मिथ फैमिली जो है ना वो बहुत ज़्यादा कंसर्न है सारे मामले में, और वही मैनेज कर रही है कि बहुत सारे ऐसे अखबारात हैं, जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने इमरान खान साहब के ऊपर लिखा, उन सब का ताल्लुक जो है ना कहीं जाके गोल्ड स्मिथ फैमिली के साथ मिलता है, और वो इसको बाकायदा लॉबिंग कर रहे हैं। अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो इलेक्शन है, मुझे अब डाउट है, वैसे एक चीज़ मुझे ख़तरा है कि इमरान खान साहब कहीं इलेक्शन वाकई जीत ना जाए। अच्छा। क्योंकि अगर बाहर से उनको सपोर्ट मिल रही है तो ये उनको एक बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी कि वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का इलेक्शन लड़ें और चांसलर वो नामजद हो जाए, बन जाए, और उसके बाद फिर बरतानिया की तरफ से, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से मुतालबा किया जाए कुंते पाकिस्तान में कि जनाब आप मेहरबानी करके जो हमारा चांसलर है उसको भी बरतानिया भिजवा दें, और इमरान खान साहब इस तरह जाके बरतानिया भेजने पर मजबूर हो जाए गवर्नमेंट पाकिस्तान, या फिर इनकार कर दे साफ। तो इनकार कर देगा तो बरतानिया के साथ सफारती तल्लुकात ख़राब हो जाएंगे, मान जाएंगे तो पाकिस्तान के अंदर बहुत कुछ हो जाएगा। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये बहुत बड़ा मसला पैदा करेगी। कल वैसे दफ्तर ख़ारजा की तर्जुमान से पूछा भी गया था कि अगर वो चांसलर बन जाते तो क्या गवर्नमेंट अलाउ करेगी कि वो इंग्लैंड जाएँ, तो उस पर वो खामोश रहें। तो गवर्नमेंट को ना वैसे परेशानी है, इसलिए धड़ाधड़ जो है वो दरख्वास्तें लिखी जा रही हैं, और वहाँ पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को बताया जा रहा है कि इमरान खान साहब कितने ख़तरनाक आदमी हैं, उनके ऊपर क्या क्या केसेस हैं, और कहाँ कहाँ कन्विक्शन हुई है, और एक मुजरम जो है वो चांसलर नहीं हो सकता, वगैरह वगैरह। कुछ और लोग हैं जो बरतानिया में जाके केस करने लगे हैं इमरान खान साहब के ऊपर, कि वो जाके वहाँ पे दरवाज़ा खटखटाएंगे और वो कहेंगे जी हमारा मुजरम है, आप उसे इतना बड़ा ओहदा क्यों देना चाहते हो, तो डिस्क्वालीफाई करें उसको। तो गवर्नमेंट वैसे हिली हुई परेशान है, इसमें कोई शक नहीं। और अगर इमरान खान साहब ये चांसलर बन गए तो पोजीशन पाकिस्तान की बड़ी ऑकवर्ड होगी। ऑक्सफोर्ड की तो ऑकवर्ड नहीं हो जाएगी, वहाँ इनकलाब ना आ जाए? नहीं हमें नहीं पता, लेकिन ऑक्सफोर्ड से ज़ाहिर एक यूनिवर्सिटी है, वो तो प्राइड लेना चाहेगी कि हमने देखा जी एक प्राइम मिनिस्टर जेल के अंदर बंद था तो हमने उसे चांसलर बुलवा के जेल से निकलवा लिया। ठीक। तो एक स्टोरी बन जाएगी, हिस्ट्री बन जाएगी। ठीक। अच्छा साहब ये बताइएगा 8 सितंबर का जलसा क्या होने जा रहा है? अब पहले ये इंप्रेशन था कि 8 सितंबर का जलसा होगा, मैं वैसे आज भी समझता हूँ कि जलसा हो जाएगा क्योंकि कमिटमेंट थी, लेकिन अब नई चीज़ें दरमियान में आ रही हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि 8 सितंबर का जलसा हो सकता है डिले हो जाए और इस्टेब्लिशमेंट इजाज़त ना दे, क्योंकि इमरान खान साहब अगेन एक गलती कर रहा है। वो एक इंप्रेशन दे रहे हैं
कि मैंने 22 अगस्त का जो जलसा मनसूख किया था या मुलतवी किया था वो इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे किया था। उधर से अली अमीन गंडापुर साहब भी ये इम्प्रेशन दे रहे हैं और ये इम्प्रेशन जो है ना ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट क्रिएट हो रहा है। इस्टेब्लिशमेंट को थोड़ा सा फील हो रहा है कि जी हमारा नाम इस्तेमाल कर रहे हैं और उसको कामयाब करना चाहते हैं हमारे नाम की बुनियाद पे 8 सितंबर के जलसे को। तो मेरा ख्याल है अब दूसरी तरफ से रेजिस्टेंस आनी शुरू हो गई है। उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया जी हमने इनके साथ कोई मुलाकात नहीं की थी, हमने बिल्कुल इनका जलसा मनसूख नहीं करवाया था, इन्होंने खुद किया था क्योंकि इनके पास इंतजामात नहीं थे, ना ही तैयारियाँ थी, तो इन्होंने हमारा बहाना करके तो इन्होंने इसका फ़ायदा उठाया। अभी 8 सितंबर का जो जलसा है हमारे गले में डाल के ये उसको कामयाब करना चाहते हो। मेरा ख्याल है जो इस्टेब्लिशमेंट है वो अब एक पोजीशन लेना शुरू कर दिया उसने और आने वाले दिनों में इमरान खान साहब को मेरा ख्याल है टफ टाइम देंगे और हो सकता है ये जलसा ना हो सके। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टोरी जी हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज से पहले पाकिस्तान का और बाकी मुस्लिम ममालिक का एक तरीकाकार रहा है कि हमारे लोग सारी ज़िंदगी पैसे जमा करते हैं और पैसे जमा करके अमूमन बुजुर्गी की उम्र में पहुंच के वो हज पे जाते हैं, क्योंकि सारी ज़िंदगी कमाने में लग जाती है, कुछ मसरूफियात में लग जाती है। लेकिन अब उस हज पे आप किन शराइत पे जा सकेंगे, ये डिटेल्स आपको बताएंगे जावेद जोहरी साहब। अब वो हज के लिए उन्होंने पॉलिसी बदल दी। उन्होंने कहा जी ये जो बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, माजूर हैं, वो चले जाते हैं तो बड़ा प्रॉब्लम पैदा करते हैं, क्योंकि अगर एक बीमार आदमी है, अगर उसको बीमारी हो गई, अटैक हो गया, तो उसको उठाने के लिए, अस्पताल पहुंचाने के लिए, उसकी टेक केयर करने के लिए बहुत लोगों को इन्वॉल्व होना पड़ता है। हाजी दोस्त जो है वो अपना छोड़ के उसको लेके जाते हैं अस्पताल, फिर वहाँ पे जो तिब्बी अमला है उसको बहुत काम करना पड़ रहा है वहाँ पे। तो इसलिए ज़रूरी है कि सेहतमंद लोग जो है उनको हज पे ले जाया जाए। ये जो एक इम्प्रेशन आ रहा है ना पूरी मुस्लिम वर्ल्ड में कि जब आप सारे कामों से फारिग हो जाते हैं और अब आप कुछ नहीं कर सकते तो आप हज पे रवाना हो जाएं, इसको ख़त्म होना चाहिए। किसी ने अगर हज करना है तो जवानी में कर ले, क्या मसला है उसका, क्यों वो चाहता है कि 80 साल की उम्र में ही हज करे वो। तो ये एक नई पॉलिसी बन रही है और ऑलमोस्ट बन भी गई है। तो मेरा ख्याल है अगला जो हज है उसके अंदर अगर आपको बीमारियां और बीमारियों की बड़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त है, मैंने नहीं ख्याल कि उसके अंदर कोई बीमारी बची है स्वाय नज़ला ज़ुकाम के। हो सकता है कि हज के करीब जाके ये भी लगा दिया जाए कि आपका टेस्ट होगा, एलर्जी टेस्ट होगा, और अगर आपको नज़ला ज़ुकाम है तो तब भी आप नहीं जा सकते। तो उसके अंदर सारी बीमारियाँ हैं कि अगर आपको दिल का मर्ज़ है, अगर आपको ब्लड प्रेशर है, अगर आप डायबिटिक हैं, अगर आपको एस्थमा होता है, अगर आपकी हड्डियों में दर्द है, अगर आपको चलने फिरने में प्रॉब्लम आता है, अगर आपको नींद नहीं आती, या आपको बदहज़मी का शिकार हैं आप, या आपको हेपेटाइटिस सी है, या फिर आपको और इस टाइप की कोई भी खतरनाक बीमारी जो है ना जिसमें ख़र्चा हो सकता है, या बीमारी जिसमें डॉक्टरों का ख़र्चा बहुत ज़्यादा हो सकता है, तो उसके ऊपर मेरा ख्याल पाबंदी लग रही है। तो अब मैं वैसे इसमें थोड़ा डाउटफुल हूँ कि क्या ये होना चाहिए या नहीं। मेरा इंप्रेशन मीडियम है, लेकिन मैं साथ ये कहता हूँ कि हज एक फ़रीज़ा है, लेकिन ये ऑप्शनल फ़रीज़ा है कि अगर आपके अंदर इस्तिताअत है तो तब आपके ऊपर लाजम है, तब आपके ऊपर फ़र्ज़ है। अगर आपकी इस्तिताअत नहीं है, आप बीमार हैं, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास ज़िम्मेदारियाँ, आपके ऊपर कर्ज़ है, तो आपके ऊपर जो हज का फ़रीज़ा है वो साक़त हो जाता है, वो ज़रूरी नहीं रहता फिर आपके लिए। ये ऐसा नहीं है नमाज है कि आपने हर सूरत अदा करनी है, ऐसा मसला नहीं है। या रमज़ान में रोज़े हैं तो अगर आप सेहतमंद हैं तो आपने हर सूरत रखने। हज टोटली ऑप्शनल है। अब अगर आपकी सेहत इजाज़त नहीं देती तो आप क्यों ही इसमें शक्कत में पड़ना चाहते हैं, क्यों आप अपनी जान को अजाब में डालते हैं और दूसरों के लिए भी मसाइल पैदा करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस ऑप्शनल जब कुदरत ने रखा है, अल्लाह ताला ने रखा है, तो उसको अवेल करना चाहिए। और इसके बावजूद अगर आप ये समझते हैं कि आप खुशहाल हैं, आप इस काबिल हैं कि आप हज कर सकते हैं, तो फिर आपको जवानी में कर लेना चाहिए, ताकि आप सेहतमंद तरीके से प्रॉपर सारे फरीज़े अदा कर सकें, बजाय इसके कि आपको कोई और उठा के तवाफ़ करवाए या व्हील चेयर के ऊपर बैठ के तवाफ़ करें, वो तो आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है ये पॉलिसी इस लिहाज से बेहतर है। ये एडवाइजरी मौसूल हुई है सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से पाकिस्तान को। सऊदी गवर्नमेंट की तरफ। ठीक। अब चॉइस अब चलते हैं। हमने कल अपना एक सेगमेंट स्टार्ट किया था मसलों के हवाले से कि जी अपने मसाइल हमें बताएं। बहुत ज़्यादा रिस्पांस है। इनफैक्ट हमें थोड़ी सी परेशानी हो रही है कि इतना ज़्यादा हम कैसे बता पाएंगे, लेकिन हमारी कोशिश है कि मैक्सिमम जितना आप हमें देते हैं अपने मसाइल के बारे में जो इन्फॉर्मेशन हम वो दे पाएँ। इसलिए आज हमने चॉइस थोड़े से ज़्यादा रखे हैं मसाइल के हवाले से। अच्छा, पहला जो है वो लियाकत मुनीर राव साहब हैं, साबिक जॉइंट सेक्रेटरी भी हैं, इस्लामाबाद के रह चुके ये। इनका मसला है जी कि G13 मरकज़ 15 साल से अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। हाउसिंग फाउंडेशन को इस पर एक्ट करना चाहिए, ना कोई बड़ी मार्केट है ना कोई हॉस्पिटल। और ये बात दुरुस्त है उनकी। उसकी वजह ये है कि जो हाउसिंग फाउंडेशन है ना, ये सेक्टर उसने डेवलप किया था, और उसने जब डेवलप किया तो वहाँ पे जो प्लाट्स है वो सेल कर दिए उन्होंने। फिर बड़ी मुश्किल से लोगों को प्लाट्स मिले और डेवलपमेंट बड़ी सुस्त थी वहाँ पे, लेकिन अब ज़ाहिर है लोगों ने घर बना लिए। अब जो उसका वो है ना कमर्शियल एरिया, उसके ना तो प्लाट्स अभी तक बेचे इन्होंने,
और अगर कोई एक आध प्लॉट बिक भी गया है तो उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही, तो अब उन लोगों को ख़रीदारी के लिए बाकायदा गाड़ियों पे दूसरे सेक्टर्स में जाना पड़ रहा है। तो जबकि इस्लामाबाद के जो एसओपीज़ बने थे वो ये थे कि सबसे पहले कमर्शियल एरिया बनाया जाता था ताकि जो जो आबादी बढ़ती जाए तो वहाँ पे लोग अपनी लोगों को फैसिलिटेशंस मिलती जाएँ। अब किसी को अंडे चाहिए तो वो गाड़ी पे जाके अगर 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर दूर जाके अंडे लेने जाएगा तो लोगों के लिए मसाइल होंगे ना, से ज़्यादा पैसे पेट्रोल के लग जाएंगे। या अब हॉस्पिटल नहीं है उसके अंदर G13 के अंदर, आप ये भी तो देखें ना। तो मेरा ख्याल है हाउसिंग फाउंडेशन को चाहिए कि वो तवज्जो दे। मामूली चीज़ें हैं लेकिन लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज़ें हैं, लोगों के मसाइल में बड़ा इजाफा हो रहा है। तो अगर आप फेडरल हाउसिंग सोसाइटी बल्कि फेडरल हाउसिंग अथॉरिटी के लोग अगर सुन रहे हैं तो मेहरबानी करें यार, G13 के अंदर जो कमर्शियल एरिया आपने रखा हुआ है, क्यों रखा हुआ है, उसको आप ऑक्शन करें। ऑक्शन करने के बाद लोगों को टाइम दें कि 6 महीने या साल के अंदर आपने बनाना है, ताकि वहाँ पे जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी तो थोड़ी सी सुखी हो। और वहाँ पे अगर किसी को इमरजेंसी हो जाए तो मुझे बताएं किस अस्पताल में जाएंगे वो तो आपने एक उनके लिए बड़ा अजाब बना दिया हुआ है। तो अस्पताल भी वहाँ पे प्रॉपर बनाएं ताकि लोगों को सहूलत हो सके। ठीक है जी। दूसरा मसला जी हमारे पास आया, मोहम्मद इसहाक साहब हैं, इनका गांव है सट बांडी, तहसील चोआ सदनशाह और ज़िला चकवाल है जी। ये कहते हैं कि इनके इलाके में ना सहूलियात मैसर है, ना पानी है, ना हॉस्पिटल है, ना सड़कें हैं। कोई हुकूमत का बड़ा बंदा अगर विज़िट करे तो गाँव से आने वाली सड़कें और इन थोड़ा सा सहूलियात। वैसे हाँ, विज़िट कर लें पंजाब हाईवे, मेरा ख्याल है करना चाहिए। बल्कि चीफ मिनिस्टर साहिबा को ये चाहिए कि वो तमाम जो डीसीज़ हैं उन सबको इंस्ट्रक्शंस दें कि अपने अपने इलाके में वो विज़िट करके तमाम सड़कों का अहवाल जो है वो आपको बताएं। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आपके पास डाटा होगा कि कहाँ रास्ता टूटा हुआ है, कहाँ पुल टूटा हुआ है, कहाँ पे रेल की पटरी जो वो उखड़ी हुई है, कहाँ पे फाटक नहीं है, कहाँ पे स्कूल्स नहीं है, कहाँ पे पीने का पानी नहीं है। कम से कम गवर्नमेंट के पास डाटा तो हो ना। जब डाटा होगा तो फिर आप चीज़ों को ठीक भी कर लेंगे। अभी तो आप ये फैसला करते हैं कि हमने साफ़ पानी पीने का साफ़ पानी देना है, लेकिन आपके पास डाटा ही नहीं होता कि कितना इलाके हैं जहाँ पे ट्यूबवेल नहीं है, जहाँ पे साफ़ पानी नहीं है, और वहाँ पे हम कैसे प्रोवाइड करेंगे। तो कम से कम पहले डाटा तो जमा कर लें, लोगों से ही कह दें, कोई एक आप टोल फ्री नंबर दें या फिर एक वेबसाइट लॉन्च करें या फिर आप ईमेल एड्रेस दें और लोगों से कहें कि तहरीरी तौर पर लिख के या ऑडियो मैसेज के ज़रिए आपको भेजें कि कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम है। कोई डाटा तो क्रिएट हो, उसका फिर फ़ायदा होगा कि ऐसी जगहों के ऊपर डेवलपमेंट हो सकेगी। मोहम्मद असलम ख़ान हैं जी हमारे पास आगे, इनका ताल्लुक़ है मियाँ वाली पंजाब से, और ये कहते हैं जी इनकी जो सड़क है जो तलागंग से की तहसील से इन्हें मिलाती है और बाकी जगहों से जो इन्हें मिलाती है, मतलब जो मेन रोड इनकी कनेक्टिविटी वाली है, उसकी हालत बहुत ख़राब है और मुरम्मत करवा दी जाए। वैसे होना तो चाहिए, पंजाब हाईवे अथॉरिटी को मेरा ख्याल है तवज्जो देनी चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें हैं और इतनी बड़ी बड़ी अथॉरिटीज़ बनी हुई हैं, और अगर इतनी बड़ी बड़ी अथॉरिटीज़ ने छोटे छोटे काम नहीं करने तो फिर उन्होंने क्या करना है, फिर क्या ज़रूरत है। मेरा ख्याल है पूरा महकमा बंद करके ना मरीम नवाज़ साहबा को चाहिए कि वो सारे पैसे जो है ना इन सड़कों के ऊपर लगा दें, जो महकमे की तनख्वाहें हैं, उससे हो सकता है ज़्यादा बेहतर हो जाए हालात। ठीक है, नेक्स्ट है जी, अब हम आखिर में पहुंच चुके हैं और हमारा अब सवाल आ गया जी। यास्मीन अहमद क्वेश्चन करती हैं, हु क्रिएटेड द सिचुएशन फॉर पाकिस्तान, डिस्क्लोज इट सर। मेरा ख्याल है पूरा पाकिस्तान ने मिल के ये मसाइल पैदा किए हैं। वैसे हम सब जिम्मेदार हैं उसके। सही कह रहा हूँ मैं? क्या तो बिल्कुल ठीक रहे हैं, ये वो चाह रही हैं किसी एक का नाम बताएं। नहीं, कोई एक नहीं है। मेरा ख्याल है अवाम सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि गवर्नमेंट को कौन चूज़ करता है, अवाम चूज़ करते हैं। तो जब आप एक पूरे इलाके में से सबसे नालायक, सबसे बेईमान, सबसे इनएफिशिएंट आदमी को इलेक्ट करके अगर आप ऊपर लेके आएंगे और फिर उनसे कहेंगे तू काम करता क्यों नहीं है तो कैसे हो सकेगा भाई। अगर आपने एक ऐसा ड्राइवर रख लिया है जिसको सिर्फ गाड़ियाँ मारने का तजुर्बा है, तो फिर आप ये कहते हैं कि गाड़ी सही क्यों नहीं चला रहा, तो ये गलत है ना जी। या फिर अगर जहाँ पे तब्दीली आनी है, कभी आपने अपने SHO पे एतराज़ किया हो, कभी आपने अपने स्कूल टीचर पे एतराज़ किया हो, कभी आपने जो हेल्थ वर्कर है उसके ऊपर एतराज़ किया हो कि ये आता नहीं है, वक्त पे ये काम नहीं करता। जब आप लोगों को अलाउ कर देते हैं कि वो आए या ना आए, गलत टीके लगा दे, मार दे बंदों को और लोगों को उठा ले, लितर मारे थानों के अंदर, या फिर टीचर है वो पढ़ाए बच्चों को ना पढ़ाए, तो फिर यही होगा। तो मेरा ख्याल है आवाम ज़्यादा जिम्मेदार है सारी चीज़ों के, कि उन्होंने आज तक अपने हकूक़ की परवाह ही नहीं की, उन्होंने अपना हक जो है उसे गस्ब होने दिया। तो छोटी छोटी जगहों पे छोटे छोटे जेस्चर्स हैं जिनको अगर हम करेंगे तो उसके साथ मामला ठीक होंगे। इन टोटलिटी जो है मेरा ख्याल है पूरी सोसाइटी जिम्मेदार है इस सूरत हाल के। ठीक, नाज़रीन आपने आज का व्लॉग देखा, यकीनन इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। लास्ट मैसेज हमारा यही है कि अपने वोट का इस्तेमाल बहुत ख्याल से करें, आपका इलेक्टेड बंदा ही आपको सहूलियात फराहम कर सकता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।